बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कर ली। नया टॉपिक हमारा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उम्मीद है आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और उतना ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली। चीज़ें तो यानी बार बार दोहराने से, प्रैक्टिस करने से चीज़ें आदमी को याद भी हो जाती हैं, बेहतर भी होती चली जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा अर्सा गुजर जाए तो इंसान भूल भी जाता है और फिर बहुत सारी चीज़ें आदमी भुला भी देता है। तो इसलिए चीज़ों को याद रखनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें याद। इसलिए कहते हैं रोज़ाना अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह हमें याद रहेंगे, और अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह हमें याद रहेंगे, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तो गुनाह भी याद रहेंगे। तो रोज़ाना का अमल अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह ने इसलिए सारी चीज़ों को रोज़ाना के एतबार से बनाया। रोज़ाना अमाल करेंगे, अल्लाह हमें याद है, आखिरत हमें याद है। इन सारे हालात के अंदर अल्लाह की तरफ रुजू करना और तौबा इस्तग़फ़ार करना और सबको अल्लाह की तरफ रुजू कराना, जो हमारी ज़रूरत है। यही वजह है कि हम ऑनलाइन क्लास लेने पर मजबूर हो गए और आपस में एक बहुत बड़े फासला रखने पे मजबूर हो गए। सब अल्लाह के हाथ में है, अपने हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं और तौबा करने पर, इस्तग़फ़ार करने पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का की तरफ रुजू करने पे हालात ठीक हो जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अल्लाह रात और दिन को आपस में तब्दील कर देते हैं, ऐसे अल्लाह हालात को भी लम्हों में तब्दील कर देते हैं। अल्लाह की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। अच्छा जी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम शुरू करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक लेटेस्ट अप्रोच है बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों, अननोन चीज़ों को मालूम करने के लिए। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देखा कि उसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप का मालूम करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। इसके अंदर हमारे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे 6 यूनिट्स थे, यानी 12 लेक्चर्स। वीकली 2 लेक्चर होते थे, तो 12 लेक्चर्स थे, 6 यूनिट्स थे। टोटल हमें 16 यूनिट्स कवर करने हैं। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमारे 8 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स। तो 16 क्लासेस हमारी इसके अंदर होंगी, ठीक है ना। 4+0 के पीरियड आज का कोर्स है ये। इसके अंदर हम जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी एक यूनिट में 2 लेक्चर हैं। लेक्चर 13, प्रीवियस क्लासिकल मेथड्स एंड लेटेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। प्रीवियस क्लासिकल मेथड्स एंड लेटेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। पहले कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती थी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए, कंपाउंड्स कन्फर्मेशंस के लिए, मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए, फंक्शन ग्रुप मालूम करने के लिए, स्केलेटन कंपाउंड का मालूम करने के लिए, डबल बॉन्ड इंफॉर्मेशन के लिए। और लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं, उनमें कौन सी टेक्निक्स हैं, किन पर्पस में इस्तेमाल होती हैं, और किन टेक्निक्स को कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स ने रिप्लेस किया है, ये इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, जो हमारे 8 यूनिट, 16 क्लासेस जो हमारी होंगी, 8 यूनिट्स हैं। ये हमारे 8 यूनिट्स, प्रीवियस क्लासिकल मेथड्स एंड लेटेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स फॉर स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन। एक लेक्चर ये हो गया इस यूनिट में। दूसरा जो है वो हिस्ट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, दूसरा लेक्चर इसमें ये होगा। कंप्लीट एक यूनिट हो जाएगा। सेकेंड यूनिट हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, फंक्शन ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर, एनालाइजर, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। यानी टोटली जो है आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेक्चर्स। उसके बाद हम मास स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास।
मास स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी क्या है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये 2 लेक्चर इसमें। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जिसकी मैं बात कर रहा था आईआर के अंदर भी, रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला यू कैन डिटरमाइन द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। और अगर स्ट्रक्चर हमें पता है तो हम जब भी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर, द रूल ऑफ 13 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास मौजूद है तो उसके ज़रिए से आप बहुत सारे पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं, और फिर आप यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन में रूल ऑफ 13 इस्तेमाल होता है। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, फिर क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं डिफरेंट क्लासेस में, उन सब का डिफरेंट पैटर्न है। तो हम जो लॉजिकल पैटर्न है वो देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दैट इज अल्केन, साइक्लोअल्केन, एल्केन, साइक्लोअल्केन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल। फिर जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसमें हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइन, एमाइड, ईथर, एक्सेट्रा। तो ये 2 यूनिट्स होंगे, 4 लेक्चर्स जो फ्रेगमेंटेशन पर हम पढ़ेंगे। लास्ट जो होगा वो इंट्रोडक्शन टू EI और CI, डिफरेंट मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक्स हैं बाय विच यू कैन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्निक्स regarding the sample molecule to decide which technique will be used. EI, CI, FI, FG, FAT, बहुत सारी हैं, माल्टी है, ये हम देखेंगे। फिर इसमें एक जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ी सी एक्टिविटीज हम करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो अच्छा, इसमें कुछ एक्टिविटीज हम साथ साथ भी करेंगे, जैसे यहाँ पे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है, उसके साथ मैंने कुछ एक्टिविटीज साथ में रखी हैं। ऐसे रूल ऑफ 13 के 2 लेक्चर हैं, उसमें कुछ एक्टिविटीज साथ में रखी हैं। ओवरऑल मास स्पेक्ट्रम की एक्टिविटीज मैंने आखिर में रखी हैं। इसके बाद हमारे पास 2 यूनिट और रह जाएंगे, एक यूनिट में हम रिवीजन कर लेंगे अपने जितना भी हमने पढ़ा होगा, और एक यूनिट में हम कंबाइंड स्पेक्ट्रा प्रॉब्लम जो है, अगर हमें कोई तमाम स्पेक्ट्रा हमारे सामने हो, आईआर हो, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, स्ट्रक्चर कंफर्म करना है, तो हम तमाम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे और फिर कैसे टेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको कैसे कंफर्म करेंगे, तो ये हमें करना होगा। ये हमारा एक और यूनिट होगा। इस तरह हमारे 16 यूनिट्स कवर हो जाएंगे। फर्स्ट हम अपने लेक्चर पर आते हैं। व्हाट इज मास? मास क्या है? मास इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, जो वेक्टर है, स्केलर है, इसमें जो है कोई डायमेंशन की ज़रूरत है नहीं है। So mass is a dimensionless quantity representing the amount of matter in a particle or object. Simple, this is the definition. The standard unit of mass in the international system is the kilogram, symbolized by m. Is the mass. Mass is quite different with weight. Okay. Isotopes, जब different atoms discover हुए तो उसके कुछ अरसे बाद आइसोटोप्स भी डिस्कवर हुए। आइसोटोप्स is always very important if you are going to calculate the molecular mass. Atoms that have the same atomic number, between the same number of protons but a different number of neutrons, these are isotopes. For example, hydrogen है, protium है, deuterium है, tritium है, protons are similar but neutrons are different. Oxygen 16, oxygen 17, oxygen 18. Protons are similar but neutrons are different. So there are 3 isotopes of oxygen. So most of the elements they have isotopes. Fluorine 17, fluorine 19, bromine 81, bromine
79, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। तो बहुत सारे आइटम्स हैं जिनके आइसोटोप्स हैं। और जब हम मास मालूम करने जा रहे हैं तो हमें आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि आइसोटोप्स भी मौजूद होती है। लेकिन एक यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक होता है नेचुरल आइटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, प्रोटीन। इसकी जो नेचुरल अबेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है और ड्यूटियम की कम है, ट्राइटियम की और भी कम है। तो अगर 100% प्रोटियम है तो 1% ड्यूटियम है, 0.001% ट्राइटियम। तो जो प्रेजेंस है, नेचुरल अबेंडेंस है इन एटम्स की, उसमें सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन की है 1H1 की। तो और बाकी जो है उनकी कम होती चली जाती है। तो जब भी हम मास की तरफ जाते हैं तो हम उनके नेचुरल अबेंडेंस को भी देख रहे होते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये थी कि चैटिंग बॉक्स है उसके अंदर अपने नाम इंटर कर दें, वो आपकी अटेंडेंस चाहिए। तमाम स्टूडेंट्स अपने नाम इंटर कर दें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेक्चर के बाद होंगे इंशाल्लाह। लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम डिस्कशन कर लेंगे। You will raise the hand, then you will ask the question, then I will give the answer. तो इसके अंदर पहले आप नाम भी इंटर कर दें, अटेंडेंस आपकी होगी। Previous classical methods to determine molecular mass. This is a very basic lecture to determine molecular mass of the compound using various physical methods. जो molecular mass हम मालूम करते थे, बहुत सारे physical methods थे according to the sample। तो अगर हमारे पास sample कैसा है, gaseous state में है, कोई acid है, कोई base है, कोई salt है, कोई solid है, कोई liquid है, तो डिपेंड करता था। तो we selected the method, then we determined the molecular mass। तो इसमें वेपर डेंसिटी मेथड, क्रायोस्कोपिक मेथड, टाइट्रेशन मेथड, टाइट्रेशन के जरिए से, डुमास मेथड, इवेलोस्कोपी मेथड, बहुत सारे फिजिकल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं। व्हाट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला? फार्मूला क्या है? फार्मूला कैसे मालूम करते थे? फार्मूला बहुत सारे होते हैं। हमें क्या मालूम करते थे? स्टेप्स होते थे। पहले हमारे पास जी एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना। एम्पेरिकल फार्मूला क्या था जी? सिंपलेस्ट रेशो अमंग द एलिमेंट्स, जो हमें बताता था कि जनाब कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनमें सिंपलेस्ट रेशो क्या है। फिर हम जब एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर लेते थे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता था। जब ये मालूम हो जाता, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नॉट इनफ, स्ट्रक्चर हमारा टारगेट होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर हो जाता, जब तक हमें पता नहीं होगा हम कोई इंफॉर्मेशन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नहीं दे सकते। फिर स्ट्रक्चर फार्मूला मालूम करते थे कि आया इससे स्ट्रक्चर पता चल जाए। जैसे एग्जांपल ऑफ बेंजीन, एम्पेरिकल फार्मूला CH, सिंपलेस्ट रेशो कार्बन हाइड्रोजन 1:1। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H6, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H6, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और फिर इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, फिर हम स्ट्रक्चर फार्मूला मालूम करते हैं कि दिस इज द एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये कुछ एग्जांपल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला अलग है और मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर फार्मूला। वाटर, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर ये आ गया। मीथेन, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर ये आ गया। ग्लूकोज, एम्पेरिकल फार्मूला CH2O, but molecular formula C6H12O6। This is the structure formula. Sodium chloride, empirical formula, molecular formula कोई applicable नहीं है, इसलिए कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। वो ionic compounds होते हैं, the ions are close by electrostatic attraction, it is not called molecule, इसलिए molecular formula नहीं कहते इसको। This is the structure formula।
तो एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का CH2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये फार्मूला किस तरह के होते हैं। प्रीवियस क्लासिकल मेथड्स डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम करते हैं, तो पहले हमारे सामने क्या होता था, पहले हमें पहला स्टेप एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिनेशन, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करते थे, ये प्रीवियस मेथड से। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, टू आइडेंटिफाई द गिवन एलिमेंट। एलिमेंट कौन से हैं हमारे, हमें जो कंपाउंड दिया गया है अननोन कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट कौन से हैं, क्योंकि दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो डेफिनेटली कार्बन हाइड्रोजन तो हैं। अब इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फास्फोरस है। ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो आइडेंटिफाई करते हैं थे हम कि जनाब, अब भी करते हैं, तो आइडेंटिफाई करते थे। ये दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, अच्छा इसमें क्या, all organic compound contain carbon and hydrogen. Substance may be burned in presence of oxygen. If carbon dioxide produces, carbon is present. If water produces, hydrogen is present. Simple. There is no suitable direct method for determining oxygen. Qualitatively not possible. Quantitatively हम मालूम करते थे ऑक्सीजन को, क्वालिटेटिवली इम्पॉसिबल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, कार्बन इज प्रेजेंट, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस पता चल जाएगी। अच्छा अब आ जाते हैं हम नाइट्रोजन कैसे मालूम करना है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सल्फर में बी आइडेंटिफाइड बाय केमिकल टेस्ट सिमिलर टू सोडियम फ्यूजन टेस्ट। हम जो लैब में अभी करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उससे हम नाइट्रोजन मालूम करते हैं, सल्फर मालूम करते हैं, क्लोरीन मालूम करते हैं, ब्रोमीन मालूम करते हैं, आयोडीन मालूम करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मालूम किया जाता है। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स टू एस्टिमेट। अच्छा फर्स्ट स्टेप में हमें पता चल गया कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा अब जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेट्स सपोज कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, टू एस्टिमेट द मासेस ऑफ एलिमेंट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम मालूम करते हैं कि जनाब जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्वांटिटी कितनी है, दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट इज द कैपेबल एलिमेंटल एनालाइजर, एक है जो इस्तेमाल होता है। इट इज कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग simultaneously the percentage of carbon, hydrogen and nitrogen in a compound. Sample is burned in a stream of oxygen. क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, N2 बनेगी, which can be determined by integration of the corresponding gas chromatography peaks. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी तो इंस्ट्रूमेंट आपको बताएगा उसकी परसेंटेज क्या है, वाटर की परसेंटेज क्या है, नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज से आप कार्बन निकाल लेंगे, वाटर की परसेंटेज से आप और हाइड्रोजन निकाल लेंगे, नाइट्रोजन की परसेंटेज से आप नाइट्रोजन निकाल लेंगे। तो अच्छा अब हम परसेंटेज निकालते हैं एलिमेंट्स की, नहीं हम हमें क्वांटिटी पता चल गई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम परसेंटेज निकालें, पहले हम उसकी क्वांटिटी निकाली कार्बन की और फिर हम उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं एलिमेंट्स की। परसेंटेज कोई भी एलिमेंट की हमें निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं कि जनाब आपके कितना मास है आपके एलिमेंट का, कितना मास है आपके कंपाउंड का, मल्टीप्लाई बाय 100 तो परसेंटेज निकल आएगी। तो तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगर सबकी परसेंटेज 100 आ रही है इसका मतलब ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अगर तमाम की परसेंटेज 100 नहीं आ रही तो 100 से माइनस कर देते हैं तो ऑक्सीजन भी आ जाती है। तो पहले आपने एलिमेंट्स मालूम किए, फिर उनकी क्वांटिटी मालूम की, फिर उनकी परसेंटेज निकाली। परसेंटेज निकालने के बाद फिर हम मालूम करते हैं मोल रेशो। मोल रेशो में हम क्या करते हैं कि जो परसेंटेज है उसको एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं तो मोल रेशो आ जाती है, सबकी मोल रेशो आ जाती है। अगर परसेंटेज है कार्बन की 16%, कार्बन का एटॉमिक मास 12, 16% को 12 से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन की आ रही है जी हाइड्रोजन की आ रही है 18%, उसका एटॉमिक मास 1 है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम मोल रेशो मालूम करते हैं।
अच्छा, मोल रेशियो मालूम करने के बाद हम मालूम करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो जो हम मालूम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो सबसे स्मॉल मोल रेशियो है उससे तमाम मोल रेशियो को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन की मोल रेशियो है 2, हाइड्रोजन की जो मोल रेशियो है वो है 3, ऑक्सीजन की है 1। तो 1 से हम सबको डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी। जो सिंपलेस्ट रेशियो है दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्म। कार्बन 1 आ रहा है फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन 2 आ रहा है, ऑक्सीजन 1 आ रहा है, तो CH2O एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है। अच्छा, इसकी डिटेल हमारी जो बुक में भी है और पहले की बुक में भी है, और केमिस्ट्री की जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री उसमें भी ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। एम्पेरिकल उसके न्यूमेरिकल भी दिए हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन, न्यूमेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन। तो क्या स्टेप्स आए? सबसे पहले आपने एलिमेंट आइडेंटिफाई किया, फिर उनकी क्वांटिटी मालूम की, फिर उनकी परसेंटेज मालूम की, फिर मोल रेशियो मालूम की बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फिर सिंपलेस्ट रेशियो मालूम की, मोल रेशियो को स्मॉलेस्ट मोल रेशियो लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड कर, देन यू विल ऑब्टेन एम्पेरिकल फॉर्मूला। जब एम्पेरिकल फार्मूला पता चल गया, जैसे बेंजीन का CH होता है, अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं। तो मैंने शुरू में बताया कि मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड। अब तो कम ही इस्तेमाल होते हैं, पहले ये यूजुअली इस्तेमाल होते थे। क्रायोस्कोपिक मेथड, टाइटेशन मेथड, जो अकॉर्डिंग टू द सैंपल इस्तेमाल होते थे। तो मॉलिक्यूलर मास आपने मालूम कर लिया, उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। एन क्या था जी? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें तो एक इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। अब उस इंटीग्रल वैल्यू को मॉलिक्यूलर से जो एम्पेरिकल फार्मूला है उससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो एन आ रही है 6 और एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, तो अब कार्बन 1 था, मल्टीप्लाई बाय 6, हाइड्रोजन 2 था, मल्टीप्लाई बाय 6, ऑक्सीजन 1 था, मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये अब हो जाएगा C6H12O6। बेंजीन के अंदर एम्पेरिकल फार्मूला है CH, एन की वैल्यू आएगी 6, तो अब ये हो जाएगा C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया। ठीक है, फिर एक दफ़ा मॉलिक्यूलर मास हम फिजिकल मेथड से मालूम करेंगे। एन के लिए हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। एन आ जाएगा एक इंटीग्रल वैल्यू, उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ। उसके लिए हम क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स मालूम करते हैं। जैसे हम लैब में, हमारी जो मिक्सचर एनालिसिस की लैब है, कंपाउंड एनालिसिस हम करते हैं, उसमें हम फंक्शनल ग्रुप मालूम करते हैं कि जनाब पहले हम क्या करते हैं, हम प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं, इब्तदाई जांच। कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये सारी चीज़ें हमने मालूम की। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट वी डिसाइड फंक्शनल ग्रुप कि कंपाउंड एसिडिक आया है। अच्छा, अब क्या करें जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेस्ट करते हैं, फिनोलिक करते हैं। कंपाउंड बेसिक आया तो अमाइन चेक कर लेते हैं। न्यूट्रल आया है और उसमें एलिमेंट भी हमने चेक किया, नाइट्रोजन है तो एमाइड चेक कर लेते हैं। न्यूट्रल आए उसमें एलिमेंट नाइट्रोजन और सल्फर है तो थायोमाइड चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम लैब में चेक करते हैं ऐसे हम फंक्शनल ग्रुप चेक कर देते हैं, आज भी चेक होते हैं। और जब फंक्शन ग्रुप पता चल जाता है तो क्लास ऑफ कंपाउंड पता चलता है कि जी अल्कोहल क्लास है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। उसके बाद हम मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, एक आइडिया हो जाता है कि कंपाउंड कौन सा है, फिर उसको कंफर्म करते हैं। जैसे अपनी लैब में हम करते हैं डेरिवेटिव बना कि हमारे पास बेंजोइक एसिड आ गया, कैसे कंफर्म करें, आया बेंजोइक एसिड, डेरिवेटिव बनाते हैं, बेंजेमाइड बना के देखते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं बेंजेमाइड के, इसका मतलब ये कंपाउंड वाकई बेंजोइक एसिड है। तो ये उससे हमें पता चलता है जी स्ट्रक्चर फार्मूला कि जनाब एम्पेरिकल फार्मूला भी आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गया, अब स्ट्रक्चर पता चल गया कि दिस इज द बेंजोइक एसिड। तो स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह हमारा, लेकिन ये तो सिंपल कंपाउंड है। जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड थे, ह्यूज मॉलिक्यूल, उनके लिए यकीनन मुश्किल होता था इन सारे प्रोसीजर को फॉलो करके स्ट्रक्चर तक पहुंचना, आसान नहीं है। कोई बहुत बड़ा कंपाउंड है, उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके डेरिवेटिव, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है फिर क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ज़रूरत थी कि
लेटेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस थी बहुत सारी इसके अंदर। लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स क्या हुआ, जब इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ लोग चले गए तो बहुत सारे प्रोसीजर जनरेट हो गए, बहुत सारी टेक्निक्स आनी शुरू हो गई जिन्होंने इन सारे प्रीवियस क्लासिकल मेथड्स को जो है वो चेंज कर दिया। तो जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स थे उसके अंदर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, to determine molecular mass of the compound by mass spectrometry, और उसके बाद to determine molecular formula of the compound by mass spectrometry। उसमें सबसे पहले तो एक मास आया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम मॉलिक्यूलर मास भी मालूम कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं। तो इसने बहुत सारा काम, जैसे एम्पेरिकल फार्मूला हम मालूम करते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं, उसके लिए बहुत सारे मेथड से एलिमेंट आइडेंटिफाई करना, उनकी अमाउंट मालूम करना, फिर परसेंटेज मालूम करना, फिर मोल रेशो, फिर सिंपलेस्ट रेशो, फिर एम्पेरिकल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर मास मालूम करना, उसके बाद फिर वैल्यू ऑफ एन मालूम करना, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सारे स्टेप्स को इसने मास स्पेक्ट्रोमेट्री ने मिनिमाइज कर दिया, जिससे हम मॉलिक्यूलर मास भी मालूम कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर लेते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। फिर जब हम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मालूम कर लेते हैं तो फिर हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आ गई, जैसे NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक FTIR है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो NMR से हम क्या करते हैं, NMR से हम फंक्शनल ग्रुप मालूम करते हैं। इट इज़ वेरी ऑथेंटिक फॉर फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन। और फंक्शनल ग्रुप, और इसके अंदर जो UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें हम डबल बॉन्ड का हम पता कर लेते हैं, डबल बॉन्ड कौन से होते हैं, कॉन्जुगेशन कैसे होती है, ये हम मालूम कर लेते हैं। और NMR से हम कार्बन हाइड्रोजन का जो कंप्लीट फ्रेम है, कार्बन कार्बन कनेक्टिविटी, कार्बन हाइड्रोजन कनेक्टिविटी, ये हम मालूम कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। और ज़्यादा डिटेल में हम जाएँ, स्टीरियो केमिस्ट्री मालूम करनी है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, तो उसमें जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ज़रिए से हम मालूम करें। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से मालूम। ये सारी चीज़ें UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से कॉन्जुगेशन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से फंक्शनल ग्रुप, और NMR के ज़रिए से कार्बन हाइड्रोजन। अच्छा, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इट इज़ सो सक्सेसफुल, क्यों? इसलिए कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी आपको चाहिए होती है। जो हमारे प्रीवियस क्लासिकल मेथड थे उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती थी, यहाँ तो लेस देन 1 मिलीग्राम। हाई सेंसिटिविटी और हाई सेलेक्टिविटी और एक्यूरेसी भी, पहले जो मॉलिक्यूलर मास हम मालूम करते थे उसके मुकाबले में एक्यूरेसी यहाँ बहुत ज़्यादा है, लो कॉस्ट है। ये सारे एडवांटेजेस हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के। सेंसिटिविटी हाई, कम क्वांटिटी चाहिए, सेलेक्टिविटी, एक्यूरेसी और लो कॉस्ट। ठीक है जी, ये कुछ हमारा लेक्चर था। तो कोई सवाल करने इसके अंदर कुछ प्रीवियस क्लासिकल मेथड्स के बारे में, लेटेस्ट अप्रोच के बारे में, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। यू विल रेज द हैंड एंड यू विल कैन आस्क फॉर क्वेश्चन। जी जी, रबीफ साहब, रबीफ खलील साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी रबीफ खलील साहब। सर इसमें तो समझ आ गया सर, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही थी पूरी क्लास में। अच्छा, हो सकता है आपके पास हल्की आ रही है, अभी सही आ रही है आवाज़?
अब सबका यही मैसेज आ रहा था, इसलिए मैं आपको कॉल भी कर रहा था। अच्छा, आई डोंट नो कि क्या मसला है। आवाज़ हल्की क्यों है, आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए। अभी आ रही है आवाज़ साफ? जी अब थोड़ी सी बेटर हुई है सर। हो सकता है कोई प्रॉब्लम होता है, कभी नेट में मसला